हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है मिस्टर होम्स। इस मूवी को साल 2015 में रिलीज किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें एक लड़का किसी तरह के इंसेक्ट को घूरा होता है। इधर एक सीनियर सिटीजन होती हैं जो उस लड़के से कहते हैं कि अपने ग्लास से उस इंसेक्ट को मत पकड़ना। इसे सुन लड़के को समझ नहीं आता कि उस ओल्ड मैन को कैसे पता कि वो उस इंसेक्ट को पकड़ने वाला था। बच्चा उस ओल्ड मैन से यही सवाल करता है, पर तभी उस बच्चे की मॉम बीच में ही बोल पड़ती है कि वो उसकी तरफ से माफी चाहती है। दरअसल उसके बेटे को बीज पकड़ना बहुत पसंद है। तो ओल्ड मैन कहता है कि वो वास्प है ना कि बीज। इसके बाद ओल्ड मैन ट्रेन से निकलकर कहीं जाने लगता है और चलते चलते वो अपने फार्म हाउस पहुंचता है। दरअसल ओल्ड मैन यहीं रहने आया था। इधर मिस मुनरो डोर खोलती हैं और अब हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये ओल्ड मैन लंदन शहर के मशहूर डिटेक्टिव शर्लक होम्स हैं, जो कि 93 इयर्स के हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं। इधर होम्स की हेड गिर जाती है जिसे रिचर्ड उठाता है। दरअसल रिचर्ड मिसेस मुनरो का ही बेटा है और मिसेस मुनरो के पति इस दुनिया में नहीं है। आगे होम्स अपने फार्म में जाता है। यहाँ उन्होंने कुछ सालों पहले बीज पालना शुरू किया था, पर उनकी गैर हाजिरी में कई सारे बीज मर चुके थे। इसे देखकर होम्स मुनरो के पास जाकर कहती हैं, क्या मिस्टर हाइली ने मेरे बाद यहाँ आकर बीज का ख्याल रखा? तो मिस मुनरो कहती है हाँ, लेकिन वो ज्यादा देर तक ये नहीं कर पाए। उनकी हालत बीज ने खराब कर दी और उन्हें उनकी डॉटर वापस ले गई। तो ये जाने के बाद होम्स अपने स्टडी रूम में जाते हैं। इधर होम्स जापान से एक बॉक्स लाए थे। दरअसल वो अभी जापान ट्रिप से लौटकर इधर आए हैं। इस बॉक्स के अंदर एक जापानीज फ्लावर था। उस फ्लावर को टेबल पर रखकर होम्स अपने कुछ पुराने केसेस की फाइलें निकालते हैं। इस फाइल में सबसे पहले एक लेडी की तस्वीर थी, जिसे साइड करके वो उस फाइल को पढ़ना शुरू करती हैं। इसमें होम्स ने लिखा था कि कई केसेस के बाद वॉटसन यानी कि होम्स का असिस्टेंट, जो कि होम्स के बारे में स्टोरीज लिखता था, वो अपनी वाइफ के साथ बेकर स्ट्रीट में शिफ्ट हो गया और होम्स अकेले पड़ गए। इसके बाद बेकर स्ट्रीट में होम्स से मिलने कई सारे लोग आने लगे, पर स्टोरी में वॉटसन ने गलत एड्रेस बताया था, इसलिए उनसे बहुत कम लोग मिल पाती थी। और लास्ट बार जो आदमी उनसे मिलने आया था, उससे मिलने के बाद होम्स ने केस सॉल्व करना बंद कर दिया था। आगे मूवी प्रेजेंट में आती है और होम्स बाहर गार्डन में रॉजर को कुछ करता देखती हैं और उसे यहाँ से जाने को कहती हैं, क्योंकि यहाँ आसपास के प्लांट्स में होम्स स्टडी कर रहे थे। रॉजर होम्स की बात सुनते हुए बताता है कि जब वो जापान गए थे तब उसने होम्स के रूम की साफ सफाई करते वक्त उनकी स्टोरी पढ़ी थी, जिसे उसी के असिस्टेंट वॉटसन ने लिखा था। तो होम्स कहते हैं, तुमने अभी तक मेरी कितनी स्टोरीज पढ़ी हैं? तो रॉजर कहता है कि बस वहाँ तक जहाँ पर एक आदमी आपके पास आता है और उसे देखते ही आप बता देते हैं कि वो अपनी वाइफ की किसी प्रॉब्लम से यहाँ आया है। तो होम्स उसे बताती हैं कि उस आदमी की ड्रेस बहुत अच्छे से प्रेस थी, जबकि उसे देखकर लग रहा था कि उसके अंदर ड्रेस को इस तरह से प्रेस करने का टैलेंट नहीं है। वहीं उसके ड्रेस काफी सस्ते मटेरियल से बने थे, जिसका मतलब वो कोई नौकर भी नहीं खरीद सकता था। तो रॉजर कहते हैं, पर आपको कैसे पता चला कि वो आदमी अपनी वाइफ के लिए आया था? तो होम्स कहते हैं कि अगर कोई 30 साल का आदमी डिटेक्टिव के पास आता है तो इसका मतलब वो अपनी वाइफ के सिलसिले से मिलने आया है। रॉजर कहता है, फिर आपने उस आदमी के केस के बाद डिटेक्टिव का काम क्यों छोड़ दिया? तो इसे सुन होम्स को एक लेडी दिखती है और ये सीन कट हो जाता है। आगे होम्स अपने डॉक्टर के साथ होते हैं। इधर डॉक्टर होम्स से प्राइकली ऐश नाम की दवाई के बारे में पूछता है, जिसे ढूंढने होम्स जापान गए थे। दरअसल होम्स को लगता था कि प्राइकली ऐश से उनकी मेमोरी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे बहुत कुछ भूलते जा रहे थे। पर उस डॉक्टर को लगता था कि वो जापानीज दवाई होम्स के किसी काम की नहीं और होम्स को वो दवाई लेनी चाहिए जो वो उन्हें लिखकर देता है। लेकिन होम्स इस बात को नहीं सुनते। इसके बाद डॉक्टर होम्स से कहता है, क्या तुम्हें वो आदमी याद है जिसे मिलने तुम जापान गए थे? तो होम्स को कुछ याद नहीं आता। डॉक्टर कहता है कि समय के साथ आपके याद करने की शक्ति खत्म होती जा रही है, जिसके साथ आपने इतना समय बिताया आपको वो आदमी भी याद नहीं। ऐसा कहकर डॉक्टर होम्स को एक डायरी देता है ताकि वो चीजों को लिखकर याद कर सके। इसके बाद होम्स रात के समय अपने कमरे में थे और इधर उन्हें अपने स्लीव के कॉलर में एक नाम दिखता है। ये नाम था उमेजाकी। ये वही आदमी था जिसने होम्स को जापान में इनवाइट किया था। आगे मूवी उस टाइम पर जाती है जब होम्स जापान गए थे। इधर होम्स का स्टेशन पर मिस्टर उमेजाकी वेलकम करता है और अपने साथ होम्स को ले जाता है। दरअसल उमेजाकी होम्स का बहुत बड़ा फैन था और उसे जापानीज दवाई की जानकारी थी, जिसे होम्स की मेमोरी सुधर सकती थी। रात के समय होम्स अपने स्लीव्स में उमेजाकी का नाम लिख लेते हैं ताकि वो उसे याद रख सकें। अब डिनर के समय होम्स जब उमेजाकी से बात कर रही होती हैं, तब होम्स बार बार अपनी स्लीप को देखती हैं, क्योंकि उनकी भूलने की बीमारी काफी ज्यादा थी।
अब होम्स उस कहानी को आगे लिखने लगते हैं, जिसके बाद उन्होंने केस सॉल्व करना छोड़ दिया था। अगले दिन होम्स उस छोटे बच्चे रॉजर से मिलते हैं। रॉजर और होम्स की दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि रॉजर होम्स की बातें काफी जल्दी समझ लेता था। इसलिए होम्स रॉजर को उसके आगे की कहानी देता है जो वो लास्ट नाइट लिख रहे थे। इसे लेकर रॉजर खुश होता है और पढ़ने लगता है। पास्ट में दिखाया जाता है कि जो आदमी होम्स से मिलने आया था उसका नाम जॉन था। जॉन के बगैर कुछ कहे होम्स बताती हैं कि वो उसकी वाइफ की प्रॉब्लम को लेकर आया है, तो जॉन समझ नहीं पाते कि उन्हें कैसे पता चला। होम्स कहता है कि इस बात को छोड़िए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो जॉन कहता है सही कहा, मैं असल में मेरी वाइफ एन के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। एन जब छोटी थी तब उसकी मदर गुजर गई और उसके फादर जो एक कर्नल थे वो एक वॉर में शहीद हो गए। एन और मैंने अपने बच्चों के लिए कई सारे सपने सजाए थे, लेकिन बदकिस्मती से एन 2 बार प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार बच्चे उसके पेट में ही मर गए। इसके बाद डॉक्टर ने हमें तीसरी बार ट्राई करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अगर ये बच्चा भी मर जाता तो एन की दिमागी हालत हमेशा के लिए बिगड़ जाती। इस हादसे के बाद एन डिस्टर्ब हो गई और उसे अचानक से म्यूजिक बजाने का शौक चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे एक हारमोनिका लाकर दिया। वो उस हारमोनिका के क्लासेस लेने लगी। पहले हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा, फिर हफ्ते में 3 बार और अब हर दिन। तो होम्स कहते हैं इस पर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जॉन कहता है कि एक रात मैंने एन को हारमोनिका प्ले करते हुए सुना, पर जब मैं उसके कमरे के पास पहुंचा वैसे ही उसने हारमोनिका बजाना बंद कर दिया और अपने मरे हुए बच्चे ग्रेस और जेम्स का नाम लेने लगी। ये काफी अजीब था। इसके बाद से ही एन मुझसे जिद करने लगी कि हम दोनों को मिलकर उनके बच्चों का ग्रेवस्टोन बनाना चाहिए, जबकि वो बच्चे पेट में ही मर गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि एन की म्यूजिक टीचर मिस स्कीमर जो उसे म्यूजिक सिखाती है, उसी ने उस पर कोई काला जादू किया है, जिससे एन की दिमागी हालत कमजोर हो रही है। मैं नहीं जानता कि स्कीमर उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, पर वही इस सब के पीछे है। तो होम्स कहता है कि आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है। तो जॉन कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने एन को मिस स्कीमर से मिलने को मना कर दिया और उसकी क्लासेस भी बंद करवा दिए, लेकिन जब एक दिन मैंने उसका रिसिप्ट चेक किया तो उसमें मिसेस स्कीमर के म्यूजिक क्लासेस की फीस का भी खर्चा था। इसे देखने के बाद मैंने एन का पीछा करना शुरू किया और उसे मिसेस स्कीमर के अपार्टमेंट में जाता देखा। लेकिन जब मिसेस स्कीमर के अपार्टमेंट में मैं गया और उससे एन के बारे में पूछा तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि वो यहाँ नहीं आई। कल रात मैंने इस बारे में एन से भी पूछा था, पर उसने मुझसे झूठ बोला, जबकि मैंने खुद उसे अपनी आंखों से वहाँ जाता देखा था। तो इसे सुन होम्स जॉन की वाइफ का फोटो मांगती हैं और जॉन की वाइफ वही लेडी थी जिसकी फोटो होम्स के पास इस वक्त है। फोटोग्राफ रखने के बाद होम्स जॉन से उसकी वाइफ एन के सेंट के बारे में पूछता है और अब इतने में ही रॉजर के कमरे में उसकी मॉम आ जाती है और रॉजर उस स्टोरी को नीचे छिपा लेता है। इधर रॉजर की मॉम उसे उसके डैड के बारे में बताती है कि वो रॉजर से बहुत प्यार करती थी और अब वो उनके साथ नहीं है। इसके बाद अगले दिन होम्स रॉजर को अपने साथ फार्म में बीज दिखाने ले जाती हैं और इन दोनों में काफी जल्दी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये बात मिस मुनरो भी जान जाती है। होम्स के साथ समय बिताते वक्त रॉजर उनसे आगे की कहानी पूछता है और कहता है कि आपने उस लेडी के परफ्यूम के बारे में उसके हस्बैंड से क्यों पूछा था। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि होम्स जॉन के साथ एन के कमरे में था और इधर होम्स एन की अलमारी से एन के परफ्यूम निकालकर उसकी स्मेल याद कर लेता है ताकि वो एन के छिपने पर भी उसे ढूंढ सके। अगले दिन एन जैसे ही घर से बाहर निकलती है वैसे ही होम्स उनका पीछा करना शुरू करती हैं। होम्स पीछा करते हुए मिस स्कीमर के म्यूजिक क्लास तक पहुंचती हैं। यहाँ म्यूजिक क्लास से पहले ग्राउंड फ्लोर में एक लाइब्रेरी थी। होम्स देखते हैं कि एन लाइब्रेरी के गार्डन में अकेले बैठी हुई थी और ऊपर देख रही थी। इतने में ही होम्स को जॉन की आवाज आती है। ये आवाज मिस स्कीमर के म्यूजिक रूम से आ रही थी। दरअसल जॉन को शक था कि एन मिस स्कीमर के साथ उसके रूम में है और इस बात पर दोनों की बहस हो रही थी। पर तभी वहाँ पर होम्स आती हैं और इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। जब जॉन कमरा चेक करता है तो वहाँ बस एक छोटा बच्चा था जो हारमोनिका सीख रहा था। वहीं होम्स विंडो से एन को देखता है जो अब भी उसी गार्डन में बैठी हुई थी। होम्स को समझ आ जाता है कि एन मिसेस स्कीमर से मिलने और हारमोनिका बजाने नहीं बल्कि इस गार्डन में बैठने आती थी। होम्स ये बात उन दोनों के सामने नहीं बताता और जॉन से कहता है कि आपने अपनी वाइफ का पीछा करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी और अगर आप अपना काम छोड़कर उनका पीछा करेंगे तो मेरी क्या जरूरत। तो इसे सुन जॉन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद होम्स मिसेस स्कीमर से कहता है कि वो यहाँ हारमोनिका सीखने नहीं आती थी, वो रिसिप्ट इस बच्चे की फीस की थी जिसे एन इसके बदले में दे रही थी। तो मिसेस स्कीमर कहती है तुमने ठीक कहा, ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है और इसलिए एन इसके टैलेंट पर पैसा लगा रही है। तो इसे सुनने के बाद होम्स बाहर निकलता है
और इधर होम्स को एन उसके सामने दिखती है। होम्स समझ जाता है कि एन उसे जानती है और एन चाहती थी कि होम्स यहाँ आए। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और नेक्स्ट सीन में रॉजर और मिस मुनरो डिनर कर रहे होते हैं। इधर मुनरो रॉजर को मिस होम्स के साथ टाइम स्पेंड करने से मना करती है और कहती है कि होम्स हमेशा उनके साथ नहीं रहेंगे और इसलिए उन्हें एक नई जगह नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। दरअसल होम्स बूढ़े हो रहे थे और मुनरो को लगता है कि होम्स उन्हें ज्यादा समय तक पे नहीं कर सकती, तो इसे सुन रॉजर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद होम्स के कमरे में मिस मुनरो आती है और बताती है कि मेरी एक सिस्टर है जिसने एक होटल लिया है और कुछ समय बाद मैं और रॉजर उसी होटल में काम करने लग जाएंगे। तो इस पर होम्स मुनरो से ज्यादा कुछ नहीं पूछते और फिर मुनरो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद होम्स अपनी विंडो से मुनरो और रॉजर को स्कूल जाता देखते हैं। फिर मूवी अगले दिन पर शिफ्ट होती है जहाँ पर संडे के दिन होम्स रॉजर को उसके घर से बाहर बुलाता है और ये पूरा दिन ये दोनों घूमने में ही बिताते हैं। इधर एक नदी में तैरने के बाद मिस्टर होम्स को उनकी एक और शानदार मेमोरी याद आती है। होम्स कहते हैं कि कुछ महीने पहले उनके भाई माइक्रॉफ्ट की डेथ हो गई और माइक्रॉफ्ट द डायोजेनिस क्लब का मेंबर था। अब दोस्तों, अगर आपने शर्लक होम्स की नॉवल या स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि द डायोजेनिस क्लब एक ऐसा क्लब है जहाँ पर कोई शो नहीं करता और सभी चुपचाप अपना काम करते हैं। इधर होम्स को उनके असिस्टेंट वॉटसन के द्वारा लिखी गई सारी शॉर्ट स्टोरी का सेट दिया जाता है। इसमें होम्स को एक भी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, पर पढ़ते पढ़ते उन्हें एक स्टोरी में इंटरेस्ट आता है। पर इसमें होम्स को लगता है कि इस स्टोरी की एंडिंग बिल्कुल गलत है। कुछ समय बाद इस स्टोरी पर एक फिल्म बन जाती है और फिल्म को देखने के लिए होम्स भी एक टिकट खरीदता है। पर इधर पता चलता है कि ये मूवी होम्स के आखिरी केस पर बनी थी। इस मूवी में होम्स से मिलने जॉन नाम का एक आदमी अपनी वाइफ एन के केस को लेकर आता है। इसे सुन होम्स कहता है कि बहुत जल्द ये केस मर्डर का भी केस बन सकता था, तो जॉन कुछ समझ नहीं पाता। इसके बाद एन की म्यूजिक टीचर मिस स्कीमर को दिखाया जाता है, जिसके सामने होम्स मिस्ट्री रिवील करता है और बताता है कि मिस स्कीमर हारमोनिका के ट्यून से हिप्नोटाइज करके एन के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी और इसलिए एन की हालत बिगड़ रही थी। फिर इसके बाद होम्स एन से मिलता है और उसे उसके लिए एक नया म्यूजिक टीचर रखने का सुझाव देता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी होम्स का वही अनसॉल्व केस है जिसे वो अभी सुलझा रहे हैं और इस केस की एंडिंग स्टोरी और मूवी में बिल्कुल अलग थी। इसे देखने के बाद होम्स डिसअपॉइंट होती हैं। चलते हुए होम्स रॉजर से कहते हैं कि आखिर उस म्यूजिक टीचर का एन को मारकर क्या ही फायदा हो सकता था, इसलिए उस फिल्म को देखने की उसी रात मैंने एन की एक्चुअल केस फाइल ढूंढ निकाली और वहीं मुझे एन की तस्वीर मिली। बस उस तस्वीर से मुझे जो कुछ भी याद आया मैंने वो सब तुम्हें बता दिया है, पर इतना कंफर्म है कि जैसा फिल्म में दिखाया गया था उस केस की एंडिंग वैसी नहीं हुई थी, बल्कि उस केस के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद मैंने केसेस सॉल्व करना हमेशा के लिए छोड़ दिया था और इसलिए मुझे उस केस के बारे में जितना भी याद है मैं वो सब अपनी स्टोरी में लिख रहा हूँ। चलते चलते होम्स और रॉजर एक गार्डन तक पहुँचते हैं और इधर इस गार्डन में रॉजर को एक वास्प काट लेता है। इसे देख होम्स की याददाश्त पर वापस जोर पड़ता है और होम्स को एक लड़की के ग्लव्स पर वास्प दिखाई देता है। इसके बाद रात के समय होम्स अपना वही जापानीज काढ़ा पीकर उस केस के बारे में याद करने लगती हैं और फिर स्टोरी दोबारा से उसी रास्ते से शुरू होती है। होम्स जहाँ जहाँ एन जाती थी वहाँ वहाँ उसका पीछा करता है। एन सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में अपने हस्बैंड जॉन का नकली सिग्नेचर बनाने की कोशिश करती है और फिर बैंक जाकर वहाँ के क्लर्क को चेक दिखाती है जिसमें जॉन के नकली साइन थे जो उसी ने खुद किए थे। क्लर्क एन को पैसे दे देता है और होम्स को ऐसी भनक लग जाती है कि एन ने उसे देख लिया है। इसके बाद एन एक पॉइजन शॉप में जाती है। शॉप का ओनर बताता है कि इस शहर का एक ड्रॉप भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहकर शॉप का ओनर उसे वो पॉइजन दे देता है। इसके बाद एन रेलवे स्टेशन में किसी आदमी से दूर जाने वाली ट्रेन का पता करती है। होम्स उसका इधर भी पीछा कर रही होती हैं। इसके बाद एन उस स्टेशन में एक आदमी से मिलती है और उसे बैंक से निकाले गए पैसे दे देती है। वो आदमी उन पैसों को रख लेता है। फिर एन गार्डन में जाती है और एक बेंच में बैठती है। इधर एक वास्प आकर एन के हाथ पर बैठ जाता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए होम्स एन के सामने आकर उनसे बात करना शुरू करती हैं और बताती हैं कि वो हनीबी आपके सेंट को फ्लावर समझकर आपके हाथ में बैठ गई है। तो एन इस पर हाँ कहती है और होम्स एन को उस बी की खासियत के बारे में बताने लगती हैं, जिससे इन दोनों में बातें शुरू होती हैं। होम्स कहता है कि मैं हनी बी के साथ साथ इंसान के हाथ को पढ़कर उसके बारे में बता सकता हूँ। तो एन होम्स को अपना हाथ देती है। इसे देखकर होम्स बताती है कि तुम अपने हस्बैंड से खुश नहीं हो, तुम्हारे 2 बच्चे थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसे सुन एन खड़ी होती है और बताती है कि वो जानती थी कि वो और कोई नहीं बल्कि शर्लक होम्स है।
इसके बाद एन वहाँ से जाने लगती है और होम्स उसे रोकना चाहती थी, पर इतने में ही होम्स की याददाश्त फिर से कमजोर पड़ जाती है और वो इस इंसिडेंट के बारे में याद करने के लिए एक काढ़ा तैयार करने लगती हैं और उसे इंजेक्ट करने के लिए एक सिरिंज निकालती हैं। इसके बाद सीन रॉजर पर आता है, जो खिड़की से होम्स की विंडो पर धुआं देखता है और इसे देखकर वो अपनी मॉम को बुलाता है। दरअसल होम्स उस काढ़े के धुएं से बेहोश हो चुकी थी। फिर अगले दिन डॉक्टर बताता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा होम्स के साथ अक्सर होता है और पिछली हाउसमेट को तो पता नहीं था कि उसे क्या करना है। इतना बताकर डॉक्टर चला जाता है। इसके बाद मिस मुनरो रॉजर से अकेले में बात करती है और बताती है कि होम्स को इस वक्त एक नर्स की जरूरत है, न कि हाउसकीपर की। उन्हें अब हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए और बहुत जल्द वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हैं, इसलिए हमें हमारे लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। ऐसा कहकर मिस मुनरो होम्स के लिए आया हुआ लेटर जलने को रख देती है, पर मुनरो के जाने के बाद रॉजर उस लेटर को निकाल लेता है और होम्स को देने जाता है। होम्स उस लेटर को बगैर पढ़े बताता है कि ये लेटर जरूर उनके जापानीज फ्रेंड उमेजाकी का है और उन्होंने इसमें अपनी मदर की डेथ से रिलेटेड बात लिखी होगी। तो इसे सुन रॉजर लेटर को निकालकर पढ़ता है और इसमें यही बात लिखी हुई होती है। इसे पढ़कर रॉजर हैरान रह जाता है। होम्स कहता है कि उस हादसे के बाद से उमेजाकी ने अपना मन बना लिया था कि वो मुझसे कभी भी कांटेक्ट नहीं रखेगा, पर सिर्फ एक ही चीज थी जिसके कारण उमेजाकी को मेरी याद आ सकती थी और वो थी उसकी मदर की डेथ। अब इतने में ही वहाँ पर मिस मुनरो आ जाती है और होम्स को बेड से बाहर देखते हुए उन्हें वापस बेड में लाती है और आगे से किसी भी चीज के लिए बेल रिंग करने को कहती है और रॉजर को लेकर चली जाती है। इसके बाद होम्स को बेड में रहते रहते कुछ याद आता है और अब फ्लैशबैक में उमेजाकी और होम्स को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पर उमेजाकी होम्स का उनकी स्टोरी बुक में एक ऑटोग्राफ मांगता है। इस बुक को उमेजाकी ने 20 साल तक अपने पास रख रखा था, पर होम्स ने बुक पर साइन करते समय ये लिखा था कि तुम्हारे पास ये बुक काफी लंबे समय से नहीं है। इसे देख उमेजाकी हैरान रह जाता है। होम्स कहता है कि इस बुक के कवर पार्ट को देखने से ही पता चल रहा है कि तुमने ये बुक लाइब्रेरी से कुछ दिनों पहले ही खरीदी है और तुम्हें जापानीज मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता। तुम बस मुझे यहाँ किसी तरह से लाना चाहती थी और इसलिए तुमने मुझसे झूठ कहा। तो उमेजाकी कहता है, हाँ, आप मेरे फादर के नाम से वाकिफ होंगे। तो होम्स को कुछ याद नहीं आता कि वो कभी भी किसी जापानीज मैन से मिला था। फिर उमेजाकी होम्स को उनकी केस पर बनी एक बुक दिखाता है। इस बुक में एक लेटर था। उमेजाकी कहता है कि मेरे फादर को इंग्लिश चीजें बहुत पसंद थी और एक बार वो इंग्लैंड गए थे, जहाँ पर उन्हें काफी बड़ी पोस्ट ऑफर हुई थी और इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने मुझे इस बुक के अंदर एक लेटर भेजा था। इसमें लिखा था कि वो अब जापान दोबारा कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें ये सुझाव शर्लॉक होम्स ने दिया है और शर्लॉक होम्स के बारे में तुम इस बुक से पढ़ सकती हो कि वो कितने बड़े डिटेक्टिव हैं। उमेजाकी कहता है कि बस आपकी वजह से मेरी मॉम ने अपनी पूरी जिंदगी बगैर हस्बैंड की बिताई और अब वो बहुत जल्द बूढ़ी होकर मरने वाली हैं। तो होम्स माफी मांगता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, जब तुम्हारे फादर तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़कर चले गए थे तब तुम्हें उनके लेटर के जरिए पहली बार मेरा नाम सुना था और मेरी स्टोरी के केसेस के बारे में तुम्हें पता चला, इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहती थी। साथ ही में तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली बर्बाद हुई, पर मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता और सॉरी, तुम्हारे फादर भी मुझसे कभी नहीं मिले थे, ये बस एक झूठ है। तो इसके बाद उमेजाकी होम्स को वापस स्टेशन छोड़ने जाता है और उमेजाकी और होम्स की बस इतनी ही मुलाकात हुई थी। ये सब याद करते ही होम्स अपने बेड से गिर जाता है और उन्हें चोट लग जाती है। इसके बाद रॉजर होम्स की मरहम पट्टी करता है ताकि इसे वो अपनी मॉम से छिपा सके। अब रॉजर ड्रॉर के पास होम्स का ग्लास लेने जाता है और तभी उसे वहाँ एक ग्लव्स दिखता है। आगे रॉजर होम्स के रूम में जाता है और इतने में ही उस कमरे में मिस मुनरो आ जाती है। मुनरो से रॉजर कहता है कि मिस्टर होम्स यहाँ पर एक केस सुलझाने वाली हैं। तो मुनरो को ये मजाक लगता है। तो रॉजर होम्स से कहता है, क्यों ना आप मेरी मॉम को देखकर बताएं कि वो अभी कहाँ से आ रही हैं। मुनरो को ये मजाक लगता है और रॉजर के कहने पर मुनरो होम्स के सामने खड़ी हो जाती हैं और होम्स मुनरो के ड्रेस में लगे दाग को देखकर बताता है कि वो अभी से कुछ समय पहले एक ट्रेन में थी और ये दाग उसी ट्रेन का है। मुनरो के ड्रेसिंग सेंस और नेल कट करने के तरीके से होम्स बताते हैं कि मुनरो ट्रेन से होते हुए दो लोगों से मिली और वहाँ उन्होंने एक जॉब के लिए हाँ कर दिया। तो इसे सुन रॉजर मुनरो पर गुस्सा करता है क्योंकि मुनरो के साथ उसे भी होम्स को छोड़कर जाना पड़ेगा। पर होम्स रॉजर को इस तरह अपनी मॉम से बात करने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम से माफी मांगनी चाहिए, वरना इस बात का तुम्हें बाद में पछतावा होगा। तब रॉजर कहता है कि मुझे ये बात बहुत लोगों ने कहा है, आपको कभी माफी मांगने पर पछतावा हुआ है?
तो होम्स कहता है कि बहुत ज्यादा। इसके बाद रॉजर वहाँ से चला जाता है और अपनी मॉम के पास जाकर माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में होम्स अपने रूम में पहुंचता है और वहाँ पहले से ही रॉजर था, जिसके हाथ में 2 ग्लव्स थे। दरअसल ये ग्लव्स मिस एन की थी। जब उन्होंने होम्स को अपना हाथ दिखाने के लिए अपना ग्लव्स निकाला था और वहीं भूलकर चली गई थी। होम्स कहता है कि तुम्हें ये ग्लव्स कहाँ से मिला। रॉजर बताता है कि ये कोने में लगी एक डेस्क में था जो आपकी डेस्क है। तो होम्स कहता है कि वो मेरी नहीं, डॉक्टर वॉटसन की डेस्क है। तब रॉजर कहता है कि मुझे एक फिल्म के बारे में याद आया जिसमें सेम वही सब हुआ था जो आपने अपनी स्टोरी में लिखा है, पर उसमें एंडिंग में किलर एन की म्यूजिक टीचर थी। तो होम्स कहता है पर असल में जो मेरे साथ हुआ था वो बिल्कुल अलग था। मुझे बस इतना याद है कि उस केस के बाद मैं टूट चुका था। रॉजर कहता है फिर डॉक्टर वॉटसन को उस केस के बारे में कैसे पता चला? वो तो उस वक्त बेकर स्ट्रीट में थी ना, और उन्होंने उस स्टोरी की एंडिंग कैसे लिखी? तो होम्स कहता है क्योंकि वो मेरा आखिरी केस था और इसलिए वॉटसन को इस बारे में पता लगा होगा। और स्टोरी की एंडिंग पूरी तरह से बनावटी है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आखिर उमेजाकी के केस में उसकी म्यूजिक टीचर एन को क्यों मारेगी? तो इसे सुन रॉजर चुप रह जाता है क्योंकि होम्स ने एन की जगह उमेजाकी का नाम ले लिया था, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब होम्स कुछ चीजों को अपने दिमाग में मिक्स कर रही थी। इसके बाद वहाँ पर मिस मुनरो आती हैं और रॉजर वापस चला जाता है। फिर रात के समय होम्स को कुछ सपने आते हैं जिसमें जब वो जापानीज बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें वही बुक होती है जिस पर उमेजाकी ने साइन लिया था। मतलब सब कुछ उनके दिमाग में मिक्स हो रहा था। इसके बाद होम्स की नींद अचानक से खुलती है और जब वो एन के ग्लव्स को देखती हैं तभी उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। फ्लैशबैक में एन होम्स को पहचान जाती है और बताती है कि जरूर आपको मेरा पीछा करने के लिए मेरे हस्बैंड ने कहा होगा। तो होम्स कहती है हाँ, और आज आपको फॉलो करके मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। सबसे पहले आपने जॉन के नकली साइन करके उसके बैंक से पैसे निकाले, फिर एक शॉप में जहरीला पॉइजन खरीदा ताकि उसे आप अपने हस्बैंड को मार सकें, और एक अनजान आदमी से जो आपका सीक्रेट लवर हो सकता है उससे मिलकर आपने उसे कुछ पैसे दिए। इसे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप अपने हस्बैंड को उस आदमी के लिए मारना चाहती हैं। दरअसल आपके हस्बैंड ने आज तक आपकी कोई बात नहीं मानी। उसने ना ही अपने बच्चों के नाम का ग्रेवस्टोन आपको लगाने दिया, और जो हारमोनिका बजाने में आपको खुशी मिलती थी उसकी क्लासेस भी हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दी। इसलिए आप जॉन को मारना चाहती हैं। पर इस बात को 2 चीजें बिल्कुल गलत साबित करती हैं। पहला, जब मैंने आपका पीछा किया तब आप मेरा ही इंतजार करके शॉप के मिरर से मुझे देख रही थी, और जब मैं आया तब आप वहाँ से चली गई। दूसरा, जो आदमी आपसे मिला था उसका कपड़ा एक साइड से फटा हुआ था और उसकी बॉडी में तेजाब के मार्क थे। इसका मतलब वो कोई सीक्रेट लवर नहीं बल्कि सिर्फ ग्रेवस्टोन फिक्स करने वाला एक नॉर्मल सा वर्कर हो सकता है जिसे आपने अपने बच्चों के ग्रेवस्टोन बनवाने के लिए पैसे दिए थे, और वो जहर जो आपने उस शॉपकीपर से खरीदा था उससे आप ग्रेवस्टोन बनवाने के बाद खुद को मारना चाहती थी। ऐसा बताकर होम्स एन के पास बैठती हैं। एन कहती है कि आपने ठीक कहा, जॉन मुझे पागल समझता है क्योंकि मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ जबकि वो मेरी फीलिंग नहीं समझता। जब जॉन ने आपको हायर किया था तब मुझे उसके कोर्ट में आपका कार्ड मिला। मुझे लगा कि इस दुनिया में मुझे बस एक ही आदमी समझ सकता है और वो है शर्लक होम्स। तो इसे सुन होम्स एन को सुझाव देती हैं कि अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ रहने में तकलीफ है तो आपको अपनी जिंदगी में अकेला रहना चाहिए और कहीं दूर चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर होम्स बताने लगती हैं कि वो भी वॉटसन के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, लेकिन अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। तो एन कहती है फिर आप मेरे साथ क्यों नहीं रहती, मुझे आपका साथ पसंद है। इसके बाद प्रेजेंट वाले होम्स को दिखाती हैं जो इस स्टोरी को लिख रहे थे और कह रहे थे कि जो आगे हुआ उसका उन्हें आज तक पछतावा है। पास्ट में एन के इस ऑफर को होम्स ठुकरा देती हैं और कहती है कि तुम्हारा एक हस्बैंड है जो तुम्हें प्यार करता है, जाओ उसके साथ रहो। इसके बाद एन उस जहर के ग्लास से जहर निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। पर अगले दिन होम्स को पता चलता है कि एन ने एक ट्रेन के आगे आकर कल उससे मिलने के बाद सुसाइड कर लिया था। अगले दिन होम्स एन के फ्यूनरल में होती हैं और उन्हें अपने डिसीजन पर बहुत पछतावा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि होम्स बहुत अपसेट हो चुके थे और एक लेटर मिलने के बाद वॉटसन होम्स से मिलने आता है। वॉटसन होम्स के हाथ में एन की फोटोग्राफ और फर्श में एन का ग्लव्स देखता है। साथ ही में वॉटसन किड से रिलेटेड सारी बातें पता करता है,
पर वॉटसन होम्स को हर स्टोरी में हीरो दिखाना चाहता था, इसलिए वो उसी स्टोरी से रिलेटेड एक अलग कहानी लिखता है। ये वही कहानी थी जो हमने फिल्म में देखी थी और उस ग्लव्स को जहां वो काम कर रहा था उसके पास के डेस्क में छोड़कर चला जाता है, इसलिए होम्स उसे वॉटसन का डेस्क कह रहे थे और इसी के साथ होम्स का ये रियल केस क्लोज होता है। इस स्टोरी को लिखते समय होम्स रोने लगती हैं क्योंकि वो पर्सनली इस घटना को याद नहीं करना चाहती थी। अगले दिन होम्स रॉजर को अपनी लिखी हुई ये स्टोरी देनी जाती हैं, पर इधर रॉजर बेहोश हुआ पड़ा था क्योंकि उसे बीज ने काट लिया था। इसके बाद रॉजर को जल्दी से हॉस्पिटल भेजा जाता है। वहीं मिस मुनरो अपने बेटे की इस हालत से परेशान होकर बीज के शेड को जलाने लगती हैं, लेकिन होम्स मुनरो को रोकते हैं और फैसला करते हैं कि वो अब बीज को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ये दोनों उस जगह जाती हैं जहाँ पर कई सारी बीज थी और उस जगह को जला देती हैं। आगे होम्स और मुनरो हॉस्पिटल में थी और इधर होम्स मुनरो से कहती हैं कि उनसे 20 साल पहले एक लेडी मिली थी जिसका नाम एन था। एन उनसे सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिली थी। एन को उसका साथ चाहिए था पर उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद एन ने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। इससे मुझे पता चला कि हर बार जो सच्चाई होती है उसे लोगों के सामने लाना सही नहीं होता। हमें कभी कभार दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल रखना चाहिए। अब इसके बाद रॉजर को होश आ जाता है और ये दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। होम्स जब अपने घर में लौटता है तब उन्हें याद आता है कि वो उमेजाकी के फादर से कब मिले थे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शर्लॉक होम्स को गवर्नमेंट के लोगों ने बुलाया था। इधर जनरल होम्स को उमेजाकी के फादर उमेजाकी से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि क्राउन की देखरेख की जिम्मेदारी उमेजाकी पर है, लेकिन उमेजाकी एक जापानीज है और उनकी फैमिली जापान में रहती है। आपको ये टेस्ट करना होगा कि क्या उमेजाकी सही में इस पोस्ट के लिए सही आदमी है। तो होम्स उमेजाकी को उसकी वफादारी साबित करने के लिए उसकी फैमिली को ये लेटर लिखने को कहता है कि वो आइंदा से जापान कभी नहीं जाएंगे और अपनी फैमिली से कभी नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद उमेजाकी ऐसा ही करता है और ब्रिटिश एम्पायर के लिए उमेजाकी ने 5 साल काम किया था। इसके बाद होम्स इस लेटर को उमेजाकी को पोस्ट करने के लिए दे देती हैं ताकि ये सच्चाई उमेजाकी को पता चले कि उसके फादर वापस क्यों नहीं लौटे। इसके बाद दिखाया जाता है कि होम्स रॉजर के साथ उन बीज की शांति के लिए उन्हें जापानीज तरीके से गाड़ते हैं और अब मिस मुनरो भी होम्स को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, होप है कि आपको शर्लॉक होम्स की ये बेहतरीन मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।